आखिर ये धरती हिल क्यों रही है? क्या हो रहा है कि धरती डगमगा रही है? नहीं, घबराने की बात नहीं है। यह भूगोल की एक सामान्य घटना है और आज मैं उपस्थित हूं इसी के बारे में बताने के लिए कि यह धरती हिलती क्यों है, इसका कारण क्या है, इसके परिणाम क्या हैं और इसके बारे में बहुत कुछ। तो नमस्कार, मैं हूं विश्वजीत कुमार चौबे, आपका शिक्षक, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका मेंटर, और मैं आज उपस्थित हूं एक नया भूगोल का टॉपिक लेकर जिसका नाम है भूकंप। जी हां, भूकंप यानी पृथ्वी का हिलना। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आध प्रश्न जरूर होते हैं और छोटे बच्चों के साथ साथ भूगोल के विद्यार्थियों के लिए, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए और सामान्य नागरिकों के लिए भी यह जानना अति आवश्यक है। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक भूकंप। ये है आपका अपना चैनल स्टूडेंट पंच, स्टूडेंट्स की आवाज। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भूकंप यानी अर्थक्वेक होता क्या है। भूकंप प्रकृति में घटने वाली एक सामान्य घटना है जिसमें पृथ्वी में अचानक से कंपन हो जाती है और अचानक इस कंपन को या पृथ्वी में हुए अचानक इस कंपन को हम लोग भूकंप कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। ये भूकंप है, यानी पृथ्वी के ऊपरी परत का यानी पृथ्वी के किसी भाग का अचानक से कंपन हो जाना, हिल जाना, यही भूकंप कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर यह भूकंप होता क्यों है, अर्थात पृथ्वी हिलती क्यों है, पृथ्वी के हिलने के क्या कारण हैं। तो प्राचीन समय में जब हमारा ज्ञान विज्ञान बहुत उन्नत नहीं था, तब हमारे यहाँ लोग कहते थे कि पृथ्वी जो है वो शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है और शेषनाग के द्वारा अपना सिर हिलाया जाता है या कंधा बदला जाता है तो भूकंप होता है। परंतु आधुनिक विज्ञान ने इस थ्योरी को एकदम सिरे से खारिज कर दिया है और इसे महज एक काल्पनिक कपोल कथा कहा है। क्योंकि न तो पृथ्वी शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है, न ही शेषनाग कंधा बदलते हैं, न ही शेषनाग अपना सिर हिलाते हैं। तो भूगोल के अब जो वैज्ञानिक कारण आए हैं, उन वैज्ञानिक कारणों पर चर्चा करना यहां अति आवश्यक हो जाता है। तो भूकंप के कई वैज्ञानिक कारण हैं जिनके कारण पृथ्वी में मूवमेंट, पृथ्वी में कंपन होता है और इन कारणों को यहां हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो भूगोल के अनुसार पृथ्वी के हिलने के यानी भूकंप होने की जो कारण हैं, उनमें सबसे पहला कारण है ज्वालामुखी संक्रियाएं यानी ज्वालामुखी गतिविधियां। मैंने पीछे जब ज्वालामुखी पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लीजिए, हमारे प्लेलिस्ट में वो वीडियो है ज्वालामुखी के नाम से। तो उसमें मैंने बताया था कि जब कहीं भी ज्वालामुखी निकलता है तो ज्वालामुखी निकलने के बाद एक बहुत बड़े क्षेत्र में भूमि में कंपन होता है जो कि भूकंप है। अर्थात ज्वालामुखी जब होता है तो भूकंप होता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि जब भूकंप हो तो ज्वालामुखी हो, लेकिन यह बिल्कुल आवश्यक है कि जब ज्वालामुखी हो तो भूकंप होगा, अवश्य होगा। यानी जब ज्वालामुखी होती है तो भूकंप होता ही होता है। सभी भूकंप से ज्वालामुखी नहीं होते हैं, लेकिन सभी ज्वालामुखी से भूकंप होते हैं। इसलिए भूकंप होने का जो पहला और सबसे प्रमुख कारण है वो है ज्वालामुखी। और जहां ज्वालामुखी होता है उससे कई हजार किलोमीटर दूर तक भूकंप के झटके होते हैं, कई हजार किलोमीटर तक। तो भूकंप का प्रमुख उत्तरदायी कारक वो है ज्वालामुखी।
दूसरा जो इसका प्रमुख कारण है वो है प्लेट विवर्तनिकी। अब यह प्लेट विवर्तनिकी क्या है? तो आपने पढ़ा होगा प्लेट विवर्तनिकी में कि हमारी पृथ्वी जो है वह कई प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। अर्थात हमारी पृथ्वी जो है वो 7 बड़े और 19 छोटे प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, या 6 बड़े और 20 छोटे प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। विभिन्न विद्वानों ने यहाँ मतभेद दिखाया है। कोई किताब में 7 बड़ी और 19 छोटी प्लेटें मिलती हैं, कोई किताबों में 6 बड़ी और 20 छोटी प्लेटें मिलती हैं। तो ये प्लेटें जो हैं वो पृथ्वी के अंदर एडजस्ट हैं और इन प्लेटों में संचलन होता है। संचलन के कारण हमारे यहां भूकंप होता है। इसमें एक जो चीज है उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत, यानी इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी ये कहता है कि पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं वो रबर की भांति लचीली हैं। जब पृथ्वी का एडजस्टमेंट गड़बड़ाता है तो ये प्लेटें फैलती हैं, लेकिन इनके फैलने की भी एक सीमा है। जिस प्रकार से रबर को फैलने की एक सीमा होती है, रबर अनंत तक नहीं फैल सकता है। रबर को अगर हम पकड़ के खींचते हैं तो रबर फैलता है, लेकिन उसकी फैलने की एक सीमा है। उस सीमा का अगर हम उल्लंघन करते हैं या उससे ज्यादा रबर को खींचते हैं तो रबर बीच से टूट जाता है, और टूटने के बाद वह रबर फिर से अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त करना चाहता है। अर्थात आधी रबर इस साइड और आधी रबर इस साइड जाना चाहती है। तो हमारे पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं वो भी रबर के समान लचीली हैं। जब पृथ्वी में आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट गड़बड़ाता है तो ये रबर के समान जो लचीली प्लेटें हैं वो फैलती हैं रबर की भांति और पृथ्वी के ऊपर के दबाव को एडजस्ट करती हैं। लेकिन जब इनके सहन से ज्यादा होता है तो ये बीच से टूट जाती हैं और टूटने के बाद फिर से अचानक अपने पूर्वावस्था को प्राप्त करना चाहती हैं। तो इसके कारण पृथ्वी में तेज झटके महसूस होते हैं जो कि भूकंप है। तो ये प्लेट विवर्तनिकी भूकंप का दूसरा कारण है। तीसरा जो कारण है वो है भ्रंश रेखाएं। पृथ्वी के अंदर कई बार मोटी दरार पड़ जाती है। मोटी दरार का मतलब कई किलोमीटर तक चौड़ी होती है। ये खेतों में फटने वाली पतली दरारों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जिसको हम लोग भ्रंश कहते हैं। भूगोल की भाषा में इसको हम लोग फॉल्टिंग यानी कि भ्रंश कहते हैं। इसमें पृथ्वी के अंदर कई किलोमीटर तक चौड़ी मोटी दरारें फट जाती हैं और दरार फटने के बाद पृथ्वी का जो क्षेत्र है वह 2 खंडों में बढ़ जाता है और जहां से दरार फटता है उसके दोनों तरफ का भूखंड दूर तक फैल जाता है। तो इस प्रक्रिया में भी पृथ्वी में तेज झटके महसूस होते हैं, धरातल में तेज झटके महसूस होते हैं और इसको हम लोग भूकंप कहते हैं। यह भूकंप का तीसरा बड़ा कारण है पृथ्वी में भ्रंश रेखा यानी दरार का यानी फॉल्ट का होना। चौथा है पृथ्वी के आंतरिक हलचल। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी में जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, अंदर जाते हैं, तापमान बढ़ता जाता है और पृथ्वी का जो अंतरतम भाग है वो बहुत अधिक तप्त है और वहां पर जल वाष्प की भी मौजूदगी है। और ये सभी तप्त पदार्थ हैं, ये पृथ्वी में अंदर से झटका देती हैं और ये जो झटका है ये कभी कभी इतना अधिक हो जाता है कि ये पृथ्वी के ऊपरी सतह तक महसूस होता है। तो ये अंदर से लगाए जाने वाले बल, पृथ्वी के अंतरतम में पाए जाने वाले पदार्थों का या गर्म पदार्थों के द्वारा बनाया गया ऊपर की ओर दबाव जब पृथ्वी के सतह तक, सरफेस तक आ जाता है तो यह हमें महसूस होता है और यह भूकंप है। तो भूकंप का जो चौथा कारण है वो है पृथ्वी की आंतरिक हलचल जो
पृथ्वी के अंदर का मैग्मा है, जो पृथ्वी के अंदर जल वाष्प हैं, ये सभी पृथ्वी पर अक्सर दबाव बनाया करते हैं। और ये जो दबाव है ये पृथ्वी के सतह पर जब महसूस होता है तो ये भूकंप कहलाता है। इसके बाद है पर्वत निर्माण की प्रक्रिया। देखिए, पृथ्वी पर मोड़ बनने के कारण यानी फोल्डिंग होने के कारण पर्वतों का निर्माण होता है। और जब ये फोल्डिंग पृथ्वी में होती है और सरफेस पर उसके झटके जब महसूस होते हैं तो ये भी एक भूकंप है। तो हम कह सकते हैं कि पर्वत निर्माण की जो प्रक्रिया है यह प्रक्रिया भी भूकंप है और भूकंप का एक कारण है। इसके बाद अगला है जलाशय प्रेरित भूकंप। मानव अपने कार्य के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण करता है और यहां पर नदियों पर डैम बना करके और पानी को रोक दिया जाता है। सुनने में यह बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। प्रकृति में जो पानी का बहाव था उस बहाव को हमने रोक दिया। अब नतीजा क्या हुआ, हमने यहां पर बांध बना दिया। अब बांध बनाने के बाद एक तरफ पानी का दबाव बहुत अधिक हो गया, दूसरे तरफ पानी का दबाव बिल्कुल कम हो गया। तो इससे पृथ्वी का जो संतुलन है, जो आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट है, ये आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट गड़बड़ा गया। और जब यह बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाता है तो लोड यानी भार का बैलेंस न होने के कारण बांध के एक तरफ बहुत अधिक पानी भरा हुआ है, बहुत ज्यादा दबाव है, बहुत ज्यादा भार है पानी का, दूसरे तरफ पानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम पानी को जाने नहीं दे रहे हैं, हम पानी को बांध के रखे हैं। तो यह जो असंतुलन है यानी यह जो भार का असंतुलन है यह पृथ्वी को डगमगा देता है। कोयना और लातूर, महाराष्ट्र में कोयना और लातूर का भूकंप इसका उदाहरण है, जहां की जहां की नदियों के बांधे जाने के कारण, पानी के दबाव के कारण भूकंप आया था। तो ये नदियों पर बनाए जाने वाले बांध यानी जलाशय को बांध देने से आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट यानी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाने के कारण जो भूकंप होता है यह भी भूकंप का एक कारण है। और जलाशयों का नदियों के ऊपर बांध बना करके पानी को रोकना भूकंप का एक प्रमुख कारण है। इसके बाद है खनन कार्य। मानव जमीन के अंदर से खनन करके और मिनरल्स का निष्कासन करता है, मतलब खनिजों को निकालता है। कई बार ऐसा होता है कि खनिजों की निकासी करने के कारण वहां भू संतुलन बिगड़ जाता है। हमारी जो भूमि जिस संतुलन का पालन कर रही है, जिस रूप में संतुलित है, संतुलन उसका खराब हो जाता है और इसके कारण भी धरती हिलती है, हिल जाती है। यह भी भूकंप का एक कारण है। तो भूकंप का यह कारण है खनन। इसके बाद विस्फोट यानी परमाणु परीक्षण। मानव जो है परमाणु परीक्षण करने के लिए जमीन के अंदर कुछ क्रियाकलाप करके और परमाणु बमों का परीक्षण करता है। भारत के राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण होता है। तो परमाणु परीक्षण जब होता है तो परमाणु परीक्षण के दौरान बहुत तेज भूकंप के झटके बहुत दूर तक महसूस होते हैं। इसको हम लोग विस्फोट भूकंप के नाम से जानते हैं। तो भूकंप का यह भी एक कारण है, मानव जनित कारण, जिसको हम लोग परमाणु परीक्षण या विस्फोट के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला है गुहाओं का धंसना। मानव जो है अपने कार्य के लिए पृथ्वी के अंदर बड़े बड़े खदान बनाता है। कई बार ऐसा होता है कि ये खदान या अंदर में जो सुरंग बनाए जाते हैं ये सुरंग धंस जाते हैं और सुरंगों के धंसने से आसपास के क्षेत्रों में पृथ्वी हिल जाती है। तो गुहाओं का धंसना यानी सुरंगों का धंसना भी भूकंप का एक प्रमुख कारण है। तो यह है हमारा भूकंप का कारण, जो 7-8 कारण मैंने आपको बता दिया।
अब यदि आपसे भूकंप के कारण पूछे जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बताने में सक्षम होंगे कि भूकंप के कोई एक कारण नहीं बल्कि ये कारण होते हैं और ये सभी वैज्ञानिक कारण हैं। अब चलिए आते हैं अगले टॉपिक पर। और हम लोग जानते हैं कि भूकंप की जो लहरें होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, भूकंप की जो लहरें होती हैं ये मूल रूप से 3 प्रकार की होती थी। अभी हम लोग 4 या 4 से अधिक प्रकार की लहरें के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो भूकंप के लहरों को अगर हम जानें तो भूकंप की जो पहली लहर है इसको हम लोग कहते हैं पी तरंग यानी पी वेव। यह पी वेव वैसा ही होता है जैसे हवा की तरंगें होती हैं, यानी अगर किसी सीट पर हम इधर से ठोकें तो लहरें जो हैं वो ऐसे ऐसे आगे से पीछे की ओर चलेंगी। तो ये तरंगे जो हैं ये पी तरंगे कहलाती हैं, यानी इनको हम लोग सरफेस वेव के नाम से भी जानते हैं। इन तरंगों की कुछ खासियत होती है, इनको हम लोग पी वेव यानी प्राइमरी वेव के नाम से जानते हैं। अब ये जो प्राइमरी वेव होते हैं इनके कुछ खासियत होती है। प्राइमरी वेव जो है वो अर्थ सरफेस को आगे से पीछे की ओर, जिस प्रकार से हम किसी लोहे के सीट को यदि किनारे से ठोकें तो जिस प्रकार लहरें उत्पन्न होती हैं या जिस प्रकार से वायु की तरंगें होती हैं इस प्रकार से ये चलती हैं। इनको हम लोग प्राइमरी वेव यानी पी वेव के नाम से जानते हैं। इनकी खासियत है कि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में सफर कर सकती हैं और पृथ्वी पर आने वाले भूकंप में अधिकांश हिस्सा प्राइमरी वेव का ही होता है। मतलब ज्यादातर जो भूकंपें आती हैं ये प्राइमरी वेव की भूकंपें ही होती हैं। इनका जो फैलाव होता है वो अर्थ सरफेस पर बहुत दूर तक हो सकता है। ठीक है, तो ये अपेक्षाकृत कम खतरनाक होती हैं। मतलब अपेक्षाकृत मैं कह रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि खतरनाक नहीं होती हैं, लेकिन जो हम आगे चर्चा करेंगे, जी अगले वेब पर चर्चा करेंगे, उनकी अपेक्षा ये कम खतरनाक होती हैं। चलिए, दूसरा जो तरंग होता है भूकंप का तरंग, इसको हम लोग कहते हैं एस वेव यानी सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव जो है इसको हम लोग, इनकी खासियत होती है कि ये सिर्फ ठोस में विचरण करती हैं, ये द्रव भाग में विचरण नहीं करती हैं और ये पृथ्वी का जो हमारा आंतरिक भाग है, सबसे नीचे का भाग, उससे ये सफर नहीं करती हैं बल्कि ये वहां तक जाने के बाद डाइवर्ट हो जाती हैं। तो इसलिए इसके अध्ययन से हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो द्रव अवस्था में है, क्योंकि ये जो सेकेंडरी वेव हैं यानी जो सरफेस वेव हैं ये द्रव माध्यम से ट्रेवल नहीं करती हैं, द्रव माध्यम से गुजरती नहीं हैं और ये पृथ्वी के आंतरिक भाग तक जाती नहीं है, या तो डाइवर्ट हो जाती हैं या लुप्त हो जाती हैं। तो इससे हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो द्रव अवस्था में है, जबकि अभी प्रामाणिक रूप से ऐसा कहना संभव नहीं है कि वो द्रव अवस्था में है। तो ये है हमारा दूसरा वेव जिसको हम लोग सेकेंडरी वेव यानी एस तरंग के नाम से जानते हैं। अब तीसरी जो वेव है इसको हम लोग कहते हैं, सेकेंडरी वेव की जो गति होती है ये जल तरंगों की भांति ऐसे ऊपर से नीचे की ओर होती है। इसकी तरंग गति वैसी ही होती है जैसे हम लोग किसी लोहे के सीट पर अगर ऊपर से चोट करें तो ऊपर से चोट करने के बाद तरंगे जो हैं ऐसे ऊपर से नीचे की ओर चलेंगी। तो ये सेकेंडरी वेव है। प्राइमरी वेव में क्या था? प्राइमरी वेव में था कि लोहे के सीट पर हम किनारे से चोट कर रहे हैं तो तरंगे जो है ऐसे चल रही हैं इस तरफ से, ठीक है, मतलब आगे से पीछे की ओर। जबकि सेकेंडरी वेव में क्या है, चोट ऊपर से हो रहा है तो तरंगे जो हैं वो ऐसे चल रही हैं
जल तरंगों की भांति। प्राइमरी वेव में तरंगे हैं वायु तरंग की भांति, सेकेंडरी वेव में तरंगे हैं जल तरंग की भांति। तो ये दूसरा वेव था जिसको हम लोग सेकेंडरी वेव या सरफेस वेव के नाम से जानते हैं। अब तीसरे तरंग की बात करें तो तीसरा तरंग जो है वो है धरातलीय तरंग यानी एल वेव। एल वेव इसका नाम इसलिए पड़ा कि सन 1935 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लव, LOVE, लव। तो लव ने इसका आविष्कार किया था, इसका खोज किया था। उनके नाम पर इसका नाम लव वेव या एल तरंग रखा गया है। अब ये जो एल तरंगे हैं इनकी जो गति होती है ये पृथ्वी के सतह पर यानी ऊपरी भाग पर ही होती है, ये बहुत अंदर नहीं जा पाती हैं और इनकी गति भी प्राइमरी वेव की तरह क्षैतिज होती है। मतलब ये आगे से पीछे की ओर चलती हैं, ये ऐसे ऊपर से नीचे इनका वेव नहीं बनता है। तो ये अत्यधिक नुकसान करती हैं और ये जो एल तरंगे हैं ये जब आती है धरती पर तो इनका नुकसान इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। अभी एक और जो हम लोग तरंग के बारे में पढ़ते हैं, हालांकि कई पुस्तकों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन मेनली अब इसको हम लोग पढ़ने लगे हैं तो यहां मैं भी बता देना अपना दायित्व तो समझता हूं। और ये है, इनको बोलते हैं हम लोग रेले वेव, रेले तरंग। ये रेले तरंग जो हैं ये समुद्री लहरों की तरह होती हैं, मतलब इनकी गति ऊपर से नीचे की ओर होती है और ये सबसे विनाशकारी होती हैं। ये भी चलती अर्थ सरफेस पर ही हैं, ये बहुत विनाशकारी होती हैं। तो ये था हमारा 4 प्रकार का भूकंपीय तरंग, यानी 4 प्रकार के भूकंपीय तरंगों के बारे में हम लोगों ने यहां पढ़ा। अब हम लोग यहां पर पढ़ते हैं भूकंप से संबंधित कुछ शब्दावलियों को, जो कि हम लोगों को जानना जरूरी है। कौन कौन सी शब्दावली है यहां, किस किस शब्दावली से हम लोगों को परिचित होना है। तो सबसे पहला है फोकस यानी हाइपोसेंटर। अब ये फोकस क्या होता है, तो पृथ्वी के अंदर जहां से भूकंप शुरू होता है, मतलब भूकंप का शुरू होने का जो जगह है, उद्गम स्थल है, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। ये देखिए इस पृथ्वी में भूकंप यहां से शुरू हुआ, तो यहां से शुरू हुआ तो ये क्या कहलाया, यह फोकस कहलाया। दूसरा इपीसेंटर। इपीसेंटर क्या है, तो इपीसेंटर जो है यह पृथ्वी के सतह पर यानी धरती पर वह बिंदु है जहां पर सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस। इसके बाद है सिस्मोग्राफ। भूकंप नापने की जो मशीन है उस मशीन को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। मतलब भूकंप को रिकॉर्ड करने वाले मशीन को, यंत्र को हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। अब सिस्मोग्राफ के बाद अगला नंबर आता है जो महत्वपूर्ण शब्दावली है, सिस्मोग्राम। सिस्मोग्राम क्या होता है, सामान्यतः लोग सिस्मोग्राफ और सिस्मोग्राम को एक ही चीज समझ लेते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि सिस्मोग्राम क्या है। तो सिस्मोग्राफ वह मशीन है जिससे भूकंप को रिकॉर्ड किया जाता है, भूकंप को मापा जाता है। लेकिन वो मशीन जो ऐसे आड़ी तिरछी रेखाएं बनाती हैं, जिन रेखाओं का अध्ययन करके हम लोग भूकंप की तीव्रता का अनुमान लगाते हैं, तो ये जो ऐसे आड़ी तिरछी रेखाएं बनती हैं इनको हम लोग सिस्मोग्राम कहते हैं या सिस्मोग्राम के नाम से जानते हैं। तो उस मशीन का नाम है सिस्मोग्राफ और ये जो आड़ी तिरछी पठनीय रेखाएं बनती हैं जिनका अध्ययन कर हम लोग भूकंप की तीव्रता का अनुमान लगाते हैं उसको हम लोग सिस्मोग्राम कहते हैं। इसके बाद भूकंप की तीव्रता को हम लोग जो मापते हैं वो
वर्तमान में रिक्टर स्केल पर मापते हैं। रिक्टर स्केल को कहीं कहीं रीचर स्केल भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। तो रीचर स्केल कहिए या रिक्टर स्केल कहिए, भूकंप को हम लोग इसी पैमाने पर मापते हैं। हालांकि कई अन्य पैमाने प्रचलित हैं, लेकिन वर्तमान में रिक्टर स्केल जो है ये सबसे प्रचलित स्केल है। और इसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे जो अंक लिखे होते हैं ये लॉगरिदमिक फार्मूला पर होता है, अर्थात 1 और 2 के बीच 1 जो है वो 2 जो है वो 1 से 10 गुना बड़ा है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये किस फॉर्मूले पर आधारित होता है, तो ये लॉगरिदमिक फॉर्मूले पर आधारित होता है। यहाँ 1 जो है उससे 2 10 गुना बड़ा है, और 2 से 3 पुनः 10 गुना बड़ा है, और 3 से 4 पुनः 10 गुना बड़ा है। मतलब हर एक अगली संख्या जो है वो अपनी पिछली संख्या के 10 गुना अधिक को रिप्रेजेंट करता है। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप लोग धैर्यपूर्वक देखें तो भूकंप से संबंधित लगभग सारी चीजें हम लोग आपको यहाँ बता देंगे। तो रिक्टर स्केल के साथ साथ मर्केली स्केल भी एक स्केल है जिस पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और इसके बाद एक शब्द है आफ्टर शॉक्स। ये आफ्टर शॉक्स क्या है, तो भूकंप के बाद आने वाले छोटे छोटे भूकंपीय झटके। जैसे एक बार बड़ा भूकंप आ गया, अब बड़ा भूकंप आने के बाद भी छोटे छोटे झटके कुछ समय तक लगते रहते हैं, तो इनको हम लोग आफ्टर शॉक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ एक और शब्द है फोर शॉक्स। अब ये फोर शॉक्स क्या है, तो फोर शॉक्स का मतलब है जब भूकंप आना होता है तो बड़े भूकंप को आने से पहले कुछ एक छोटे झटके लगते हैं, तो इन छोटे झटकों को हम लोग फोर शॉक्स के नाम से जानते हैं। एक और शब्द है सुनामी। अब ये सुनामी क्या है, तो हालांकि भूकंप और सुनामी हम लोगों को अलग अलग चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन जब समुद्र के नीचे, समुद्र के अंदर भूकंप होता है और भूकंप के कारण पानी की लहरें ऊंची ऊंची उठने लगती हैं, समुद्री जल की लहरें ऊंची उठने लगती हैं जो भयंकर तबाही लाती हैं, तो इसे हम लोग सुनामी कहते हैं। सुनामी जो है यह जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो समुद्र के अंदर भूकंप होने पर जो पानी की ऊंची लहरें उठती हैं ये सुनामी कहलाती हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि भूकंप से हमें क्या हानियां होती हैं। तो भूकंप से जो हानियां होती हैं वो आपसे छुपी हुई नहीं है। कई प्रकार की हानियां होती हैं, जैसे लोग मर जाते हैं, बहुत अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु होती है, लोग घायल होते हैं, घर पुल सड़कें मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, उद्योग व्यापार और परिवहन बाधित होता है, बीमारी और महामारी का खतरा होता है। तटीय क्षेत्रों में, समुद्र तटीय जो क्षेत्र है वहाँ विनाश की स्थिति लगभग हो जाती है। बिजली, पानी, इंटरनेट कनेक्शन ये सब ठप हो जाते हैं। नदियाँ अपना मार्ग बदल लेती हैं, कृषि भूमि प्रभावित होता है। तो ये सभी जो हैं ये भूकंप के हानिकारक परिणाम हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भूकंप के कुछ लाभदायक परिणाम भी हैं। तो भूगोल विषय में भूकंप के कुछ लाभदायक परिणामों की भी चर्चा की गई है। हालांकि भूकंप के कारण अधिकांशतः हानियां ही होती हैं, लेकिन अगर लाभदायक परिणामों पर हम चर्चा करें तो सबसे पहला लाभदायक परिणाम जो है वो है कि नए भू आकृति का निर्माण होता है। मतलब भूकंप के कारण कभी नए पर्वत, नए प्रकार के झील ये सभी बन जाते हैं, तो नए भू आकृतियों का निर्माण होता है। साथ ही भूकंप के द्वारा भूकंपीय तरंगों के मापन से और अन्य प्रकार के अध्ययनों से नए तेल और खनिज के भंडारों का खोज भी किया जाता है। तो भूकंप से हमें यह लाभ है कि भूकंपीय तरंगों के अध्ययन करके हम लोग नए खनिज तेल या अन्य गैस वगैरह के भंडारों का हम लोग पता लगाते हैं। उसके बाद
भूकंपीय तरंगों का अध्ययन हमारे पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी के लिए अति आवश्यक है। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करके हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना, हमारी पृथ्वी अंदर में कैसी है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद भूकंप से कई बार नए जल के स्रोत जैसे झरने इत्यादि का निर्माण होता है। तो इससे भूकंप से हम लोगों को यह लाभ है कि नए जल स्रोतों का निर्माण होता है। भूकंप के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति में विकास होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है। तो ये सब जो है, ये भूकंप के कई लाभ हैं जो कि हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है भूगोल में। हालांकि भूकंप से अक्सर ज्यादातर हानि ही होती है, लाभ बहुत कम होता है। अब हम लोग भूकंप से बचाव के कुछ उपाय को समझेंगे कि भूकंप से बचाव के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो पूरी तैयारी, भूकंप से बचाव की पूरी तैयारी जो है वो हम लोग 3 चरणों में इसकी प्रक्रिया को बांट कर सकते हैं। पहला भूकंप आने से पहले, दूसरा भूकंप आने के दौरान और तीसरा भूकंप आने के बाद। तो भूकंप आने से पहले की तैयारी है कि हम लोग भूकंप रोधी मकान का निर्माण करें, भूकंप रोधी मानकों का पालन करें, हम लोग आपातकालीन किट तैयार रखें और हमारी सुरक्षा योजना मजबूत होनी चाहिए। हम अपने मित्रों को, अपने परिवार को भूकंप आने के दौरान क्या करना चाहिए, ये शिक्षा उनको दे के रखें। उसके बाद जब भूकंप आ जाता है उसके दौरान DCH यानी ड्रॉप, कवर और होल्ड, ये टेक्निक है। हम लोग इस टेक्निक का पालन करें और जब भूकंप आ जाता है तो हम दरवाजे की चौखट के पास या मजबूत मेज के नीचे या मजबूत बिस्तर के नीचे छुपने का प्रयास करें। यदि संभव हो तो हम खुले मैदान में निकल जाएं। कभी भी सड़क पर के किनारे, पेड़ के नीचे या बिजली के खंभों के आसपास हम लोगों को नहीं रहना चाहिए। ये सब कई उपाय हैं जो हम लोग भूकंप के दौरान कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने भूकंप के बारे में लगभग सारी चीजें क्लियर कर दिया जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से और सामान्य नागरिक के दृष्टिकोण से बेहतर है। तो यदि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को और इस एपिसोड को लाइक करेंगे, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा लाते रहेंगे, ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। यह है स्टूडेंट मंच, स्टूडेंट की आवाज़। धन्यवाद, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।